का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। और पिछले टॉपिक के बाद हम अगले टॉपिक पे आ गए, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान रहे, पिछले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया होगा कि 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इस समय क्योंकि बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी और बंगाल विभाजन हो भी गया था, इसलिए गरम दल के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उदारवादी नेताओं के स्तंभ गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि समाध्यक्ष हो चुके थे, उन पर एकदम हमलावर मुद्रा में थे और बंगाल विभाजन के पूरे पूरे दोष वे नरम दलियों की नीति को बता रहे थे। इस समय नरम दली सुरक्षात्मक मुद्रा में थे। ऐसे समय में बनारस अधिवेशन में जो है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी 3 मांगें रखी थी: स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार। साथ ही साथ उसमें एक मांग और रखी थी कि अब भी यह समय है गोपाल कृष्ण गोखले कि किसी गरम दलीय नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। उस समय यह तय हुआ था कि मिस्टर तिलक स्वदेशी और स्वराज को तत्काल स्वीकार किया जा रहा है, स्वदेशी और बहिष्कार को तत्काल स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन स्वराज को 1 वर्ष के लिए टाल दिया जाए। यदि 1 वर्ष के भीतर भी बंगाल विभाजन को रद्द नहीं किया जाता तो हम लोग अब अपने देश में स्वराज आंदोलन छेड़ देंगे और स्वराज लेकर रहेंगे। एक चीज और भी गोपाल कृष्ण गोखले ने लोकमान्य तिलक को सांत्वना दी कि अगले कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में किसी गरम दलीय नेता को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये भी उन्होंने स्वीकार किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में होता है कलकत्ता में। लेकिन नरम दल के लोगों को कहीं न कहीं लगता था कि यदि बिल्कुल नई स्थापित कांग्रेस का कमान यदि किसी गरम दलीय नेता के हाथ में चला गया तो कहीं कांग्रेस विनष्ट न हो जाए, नाराज होकर सरकार उसे रौंद न दे, एक संगठन समाप्त न हो जाए। इसलिए वे लोग सदैव इस फिराक में रहते थे कि कांग्रेस का कमान किसी न किसी उदारवादी नेता यानी नरम दलीय नेता के हाथ में हो। इसी कारण से नरम दलीय लोगों ने मिलजुल करके दादा भाई नेरोजी को इंग्लैंड से बुलाकर कलकत्ता कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। दादा भाई नेरोजी भारत के अति वृद्ध पुरुष, शानदार वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे। इस दादा भाई नेरोजी का सम्मान गरम दल और नरम दल दोनों के सदस्य करते थे, इसलिए अध्यक्ष पद का विवाद चल गया। यानी अध्यक्ष पद का कोई विवाद नहीं होने पाया क्योंकि गरम दल और नरम दल दोनों इनका बड़ा सम्मान करते थे। इसी कारण ये कुशलतापूर्वक अध्यक्ष चुन लिए गए और कोई विवाद भी नहीं हुआ। ध्यान रहे, नेरोजी ने कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया। हमने अभी बताया कि 1905 में लोकमान्य तिलक ने जो मांग की थी स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार, उसमें से स्वदेशी और बहिष्कार स्वीकार किया गया था, स्वराज को नहीं। स्वराज को 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया था। यहाँ पर भी स्वराज को स्वीकार नहीं किया गया। यद्यपि इतनी सफलता गरम दल के लोगों की अवश्य थी कि उनके दबाववश दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यही विशेषता है इस अधिवेशन की कि भारत में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द स्वीकार किया गया था। स्वराज को स्वीकार न करके स्वराज शब्द बोला गया था। ऐसा हुआ था कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता 1906 में। ध्यान रहे, स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार अनेकों प्रयास भी इस दौरान कर रही थी, जैसे भारतीयों में फूट डालना। भारतीयों में फूट डालने के लिए ही, स्वदेशी आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि ध्यान रहे, जब बंगाल विभाजन हुआ उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ और स्वदेशी आंदोलन भी आगे चल करके शुरू हुआ बनारस अधिवेशन में स्वीकार कर लिए जाने के बाद। इसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को उस्काना शुरू किया और उनके इसी उस्काने पर, उनके इसी सह पर अंततः ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां अपने अनुयायियों के साथ, अपने साथियों के साथ उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से जाकर शिमला में मिले और उनसे मिलने के बाद लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि भारत में अंग्रेजी सरकार मुस्लिम हितों की निश्चय ही
सुरक्षा करेगी, आपको एक संगठन बनाना चाहिए। इसी सह के आधार पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान। स्थान ढाका में, समय 30 दिसंबर 1906, यानी जो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई 1906 30 दिसंबर को हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, जबकि स्वयं नवाब सलीमुल्लाह खान इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और इस संस्था का यानी मुस्लिम लीग का लक्ष्य ही था मुसलमान हितों का संरक्षण करना। इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें उस्काया था, इसीलिए मुसलमानों के प्रतिनिधियों ने मिलकर इसे बनाया था कि हम लोग मुस्लिम हितों का संरक्षण करेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो स्वदेशी आंदोलन में बहुत पढ़े लिखे तबके और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व या उनकी भागीदारी बिल्कुल नहीं थी, और बड़े नेताओं को पकड़ लिए जाने के बाद स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया था। मैं पहले बता चुका हूँ, एक बहुत बड़ा कारण स्वदेशी आंदोलन के समाप्त होने में ये भी था, यानी किसी तरह से अंग्रेज सफल होते जा रहे थे। अभी भी भारत में क्रांति या स्वतंत्रता संघर्ष को कमजोर करना था, इसलिए अभी भी वे कुछ चालें चल रहे थे। ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में जब स्वदेशी आंदोलन चल ही रहा था, धीरे धीरे कमजोर भी हो रहा था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत गुजरात में ये अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को हुआ तथा कांग्रेस स्थान था ताप्ती नदी का किनारा सूरत गुजरात, यानी सूरत में जहां अधिवेशन हुआ ताप्ती नदी का किनारा था। यहाँ पर गरम दल और नरम दल तथा स्वदेशी आंदोलन किस तरह से चलाया जाए, यह मुद्दा पूरी तरह से गर्मा गया। मैं आपको पहले बताया हूँ कि 1905 के अधिवेशन में ही गोपाल कृष्ण गोखले को लोकमान्य तिलक ने कहा था कि अब भी समय है, क्योंकि आप नरम दलियों की नीति इस कदर नहीं है कि आप लोग कुछ हासिल कर सकें, इसलिए समय है मिस्टर गोखले किसी न किसी गरम दली नेता को अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो 1906 तो किसी तरह बच गया, क्योंकि दादा भाई नेहरूजी हो गए अध्यक्ष। लेकिन 1907 में अब गरम दल के लोग किसी भी समझौते के फिराक में नहीं थे। आखिरकार यहाँ पर दोनों दलों में इस कदर झगड़ा हो गया। ये पहला तो रास बिहारी घोष को लेकर के हुआ कि अध्यक्ष कौन बनाया जाए। मैं पहले भी बताया हूँ कि अभी तक कांग्रेस में नरम दली लोगों का वर्चस्व था, इसीलिए नरम दली लोगों ने वादा खिलाफी करते हुए अपने संख्या बल का प्रयोग करते हुए अंततः रास बिहारी घोष कलकत्ता से थे, उनको अध्यक्ष चुन लिया। और जब उनको अध्यक्ष चुन लिया गया तो आखिरकार बड़ी घटना घट गई। अध्यक्ष पद को न प्राप्त करने के बाद गरम दल के लोग उग्र हो उठे और दोनों दलों में मारपीट होने लगी। बड़ी विचित्र स्थिति थी। दोनों दल के लोग आपस में मित्र थे। इसके बाद भी कांग्रेस के सदन में दोनों तरफ से एक दूसरे पर पंचिंग शुरू हो गई। उस समय जब अध्यक्ष के आसन के समीप किसी ने उठाकर जूता फेंक दिया, और जूता फेंक देने के बाद दोनों दल के लोग, नरम दल और गरम दल के लोग उग्र उठे और एक दूसरे से भिड़ गए। भयंकर मारापीटी हुई और अध्यक्ष पद एवं स्वदेशी आंदोलन को लेकर यह सब हुआ था कि कैसे हो। आखिरकार अध्यक्ष पद जब नहीं पाए तो दोनों दलों में मारापीटी शुरू हो गई, और मारापीटी होने के बाद अंग्रेज इसी ताक में थे। उन्होंने मार्शल कार्रवाई करते हुए लोगों को सदन से बाहर निकाला और नरम दल के लोगों का पक्ष ले लिया। गरम दल के लोग अल्पमत में पड़ गए और आखिरकार नरम दल एवं गरम दल में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में आखिरकार कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस समय गवर्नर जनरल होते थे भारत में लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल होते थे। इतनी बड़ी घटना हो गई, यानी कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया। बड़ी घटना हो गई। एक तरह से आप कह सकते हैं अंग्रेज अपनी चाल में पूरी तरह कामयाब रहे। बस यही वो घटना थी। इसके तुरंत बाद बड़ी विचित्र सी स्थिति हुई। गरम दल के आधार स्तंभ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपनी पार्टी में कमजोर पड़े और सरकार ने तत्काल उन पर आरोप लगाकर कि वो जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, अभी मैं उसको प्रथम क्रांतिकारी चरण में बताऊंगा। मुजफ्फरपुर बम कांड का आरोप लगाकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर 6 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें पूना के मांडले जेल उन्हें रंगून जेल भेज दिया गया। जो आजकल बर्मा बोला जाता है, वो पहले बर्मा बोला जाता था, आजकल वो म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी आकर आजकल नेपिडा है। उस समय जबकि उसका नाम बर्मा था तब उसकी राजधानी होती थी रंगून। और बर्मा का ही एक स्थान होता था मांडले, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया। इसी तरह से
क्रांतिकारी या गर्म दल के अन्य आधार स्तंभों को भी पकड़ लिया गया और स्वदेशी आंदोलन अपनी मौत मर गया। यानी स्वदेशी आंदोलन को अंग्रेज समाप्त करने में कामयाब रहे। लेकिन इसकी एक बड़ी प्रतिक्रिया हुई। भारत का युवा कांग्रेसी वर्ग जो था वह कांग्रेस के सूरत अधिवेशन से बड़ा विक्षुब्ध हुआ और उसे लग गया कि कांग्रेस से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए भारत के नवयुवकों ने हाथों में बंदूकें उठा ली और भारत में क्रांति के लिए आमादा हुए। और भारत में होता है यह क्रांति का प्रथम चरण। ये क्रांति का जो प्रथम चरण शुरुआत होती है ये एक जगह पर नहीं, पूरे भारतवर्ष में हुई और भारतवर्ष से बाहर भी हुई। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन से हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भारत में क्रांतिकारी चरण आता है, क्रांति का प्रथम चरण आता है, ये बाहर यानी विदेश में और अपने देश में दोनों जगह जो हुआ ये किस तरह से होता है, ये हम लोग अब इसके तुरंत बाद। भारत में क्रांति के प्रथम चरण में हम लोग देखते हैं कि भारत में क्रांति और विदेश में क्रांति, दो जगहों पर क्रांति चलती है। अर्थात क्रांतिकारी अगर भारत में पकड़े जाने की स्थिति में होते हैं तो वे विदेश भाग जाते हैं और विदेश पकड़े जाने की स्थिति में वे भारत चले जाते हैं। इस तरह से क्रांतियाँ एक ही बार में दो जगह चल रही थी भारत में, जैसे महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, दिल्ली आदि। विदेश में जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, अफगानिस्तान आदि। तो पहले हम लोग महाराष्ट्र में देख लेते हैं, क्योंकि क्रांति की शुरुआत महाराष्ट्र से होती है। 1918 में जो विद्रोही समिति की रिपोर्ट पेश की गई, यानी जब क्रांति दबा दी गई और विद्रोही समिति की रिपोर्ट आई, तो 1918 में पेश की गई विद्रोही समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में क्रांति की शुरुआत करने वाले महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे और लोकमान्य तिलक उन क्रांतिकारियों के नेता थे। जैसे 1897 में दामोदर चांपेकर और बालकृष्ण चांपेकर ने पूना के प्लेग आयुक्त रैंड और आयर्स्ट, मिस्टर रैंड और मिस्टर आयर्स्ट, रैंड और आयर्स्ट को गोली मार दी और यहीं से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ध्यान रहे, इस समय महाराष्ट्र में और भी कई क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुए थे। जैसे 1899 में मित्र मेला स्थापित हुई थी विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर द्वारा। यही जो संस्था स्थापित हुई थी 1904 में अभिनव भारत समाज में बदल गई, यानी यही मित्र मेला अभिनव भारत समाज कहलाने लगी। इसी संस्था के एक लीडर होते थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे। उन्होंने नासिक के जिला जज मिस्टर जैक्सन को गोली मार दिया, मारकर उनकी हत्या कर दी। ये जब पुणे में फांसी हुई और गिरफ्तारी यानी दबिश पुलिस ने और कई जगह दी। बीडी सावरकर के भाई गणेश सावरकर इसमें आरोपी बनाए गए और उसमें बीडी सावरकर भी आरोपी थे, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए ये इंग्लैंड भाग गए। अभी हमने बताया कि भारत में अगर क्रांतिकारी पकड़े जाने की स्थिति में होते थे तो विदेश भाग जाते थे और विदेश से भारत चले जाते थे, ऐसी स्थिति। तो इस तरह ये लोग विदेश भाग गए और बाद में इन्हें गिरफ्तार कर भारत भेजा गया, वो हम लोग आगे देखेंगे। हम देख लेते हैं कि इसी तरह बंगाल और अन्य जगहों पर जो क्रांतियाँ हुई थी वे कैसे हुई, देखते हैं। बंगाल, भारत में क्रांति, जब हम महाराष्ट्र के बाद देखते हैं बंगाल में क्रांति। बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ होता था और बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन होता था अनुशीलन समिति, 1902 में स्थापित हुआ था। अनुशीलन समिति की कई शाखाएं थी, इसमें से मिदनापुर अनुशीलन समिति की स्थापना ज्ञानेंद्रनाथ बसु द्वारा हुई थी। मिदनापुर अनुशीलन समिति ज्ञानेंद्रनाथ बसु ने स्थापित किया था ये। और कलकत्ता में अनुशीलन समिति जतीन्द्रनाथ बनर्जी और बारिंद्रनाथ घोष द्वारा स्थापित हुई थी। ध्यान रहे, कलकत्ता के एक क्रांतिकारी होते थे हेमचंद्र कानूनगो। इन्होंने 1908 में पेरिस जाकर एक रूसी सैनिक शिविर में बम बनाने की कला सीखी और कलकत्ता वापस आकर इन्होंने मणिक तल्ला में बम बनाने की फैक्ट्री लगाई। इसी समय एक घटना घटती है, बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था मुजफ्फरपुर, बिहार में है। मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस नाम के दो एकदम नौजवान क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर किंग्सफोर्ड की कार पर बम मारा। हालांकि वे बच गए और उसमें 2 कनाडाई महिला मारी गई।
मिस्टर कैनेडी की 2 पत्नियां थीं जो मारी गई। संजोग ही देखिए, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे मिस्टर कैनेडी, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के हिमायतियों में से एक थे। उनकी 2 घर की स्त्रियां यानी एक पुत्री और एक पत्नी मारी गई थी। और इस समय जो गिरफ्तारी हुई, यानी बम मारने के बाद जो गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए और उन्हें फांसी दी गई। फांसी पर चढ़ने वाले वे सबसे कम उम्र के भारतीय थे। ये वही घटना है जिसके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले बताया। इसी घटना का हवाला देकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के कारावास की सजा सुनाई गई और बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। ये वही वाली घटना है कि जैसे ही वो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के गर्म दल नरम दल में बढ़ जाने के बाद गर्म दल के लोग थोड़ा कमज़ोर पड़े, तो लोकमान्य उसके आधार स्तंभ थे। और इसी घटना यानी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की सोच ही रही थी और उसको एक दाव मिल गया। 1908 में प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड, जो मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट होते थे, उनकी कार पर बम मारा और सरकार ने आरोप लगाया क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा भाषण दिया, इसीलिए इन बच्चों ने ऐसा किया। और इसमें से लोकमान्य तिलक को जेल भेजा गया, मांडले जेल, और फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मार ली। ध्यान रहे, इसमें हम आपको पीछे बताना भूल गए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जब 6 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा पाकर मांडले पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने जेल में गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी मार्मिक पुस्तक है गीता रहस्य। यहाँ हम देखते हैं जब मुजफ्फरपुर की घटना हुई तो उसमें मणिकतल्ला में जो बम बनाए गए थे वो वहाँ पर पाए गए। इसी नाते मणिकतल्ला पर छापा मारा गया और इसमें 34 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी के बाद लोगों पर मुकदमा चला। बरिंद्र घोष को आजीवन कारावास दिया गया। अरविंद घोष इसमें गिरफ्तार हुए और इनका मुकदमा यानी से इन सभी क्रांतिकारियों का मुकदमा स्वयं डॉक्टर चित्तरंजन दास लड़े थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। अरविंद घोष को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में उन्होंने छुड़ा लिया तथा अरविंद घोष को ये सलाह दी कि वे पांडिचेरी चले जाएं या कम से कम कलकत्ता छोड़ दें। इसीलिए अरविंद घोष पांडिचेरी चले गए। वहाँ उन्होंने ऑरविले आश्रम की स्थापना की और वहीं पर वो सन्यासी हो गए। इसी तरह बाघ जतिन नाम के एक क्रांतिकारी, बालासोर एक रहस्य इलाका न होकर के ये एक फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। ब्रह्म बंदोपाध्याय अरविंद घोष के साथ ही थे। ये ब्रह्म बंदोपाध्याय दक्षिणेश्वरी काली के पुजारी हो गए जब छूट गए, तो इन्होंने ही रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर पुकारा था। यानी कहा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था, तो कहा जाएगा ब्रह्म बंदोपाध्याय ने दिया था। पंजाब में क्रांति को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी होते थे बाबू अजीत सिंह, सूफी अम्बा। इसमें से अजीत सिंह ने भारत माता नाम की एक पत्रिका निकाली थी और मुहिब्बाने अंजुमने वतन, ये मुहिब्बाने अंजुमने वतन नाम का एक संगठन बनाया था। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने भारत में क्रांति का आगाज किया था पंजाब में। इसी समय मद्रास में एक क्रांति होती है और मद्रास के वांजी अय्यर तथा नीलकंठ ब्रह्मचारी ने मद्रास के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर डब्ल्यू आसी को गोली मार दी थी। इन दोनों लोगों ने यानी नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांजी अय्यर, इन दोनों लोगों ने भारत माता नाम की एक समिति भी, भारत माता समिति नाम का एक संगठन भी स्थापित किया था। कहीं भटक न जाइएगा, वांजी अय्यर और नीलकंठ ब्रह्मचारी ने भारत माता समिति नाम का एक संगठन बनाया था, जबकि सरदार अजीत सिंह ने भारत माता नाम की एक पत्रिका निकाली थी। तो ये भारत माता है और ये भारत माता समिति है। तो भारत माता समिति जो नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांजी अय्यर ने बनाया वो एक संगठन है और भारत माता जो अजीत सिंह ने बनाया वो एक पत्रिका है। तो ये रहा भारत में क्रांति। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर में देखते हैं विदेशों में क्रांति। थैंक यू क्लास।